नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है, लेक्चर है या उन्वान है, वो नाइन्थ क्लास के तालिब इल्मों की वर्कशीट में जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू कर रहा है, उन्होंने ये मार्कअप करवाई है कि सर ये वाला क्वेश्चन समझा दें। तो इसमें ये थोड़ा सा कोरिलेट करवाना पड़ेगा आपने। पहले तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं। वो कहता है जी एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन थ्री लिक्विड्स। जी, तीन लिक्विड्स हैं डिफरेंट। उसमें हमने उसमें लिक्विड मौजूद है जी, हम इधर बना लेते हैं जार, उनमें लिक्विड मौजूद है। अब वो ऑब्जेक्ट है, वो कह रहा है जी डिफरेंट डेंसिटी के हैं। द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/9। ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है 1/9, और दूसरा है जी 2/11, और तीसरा है जी 3/7 of their volumes outside the liquid surface in liquids of density D1, D2 and D3 respectively. Which of the following statement is correct? जी, अब सबसे पहले तो ये देखें कि एक ही ऑब्जेक्ट है। पहले उसको एक लिक्विड में डिप किया गया है, फिर दूसरे लिक्विड में डिप किया गया है, फिर तीसरे में। ये पहले सिनेरियो समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको एक एक करके पहले एक लिक्विड में डिप किया गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। अब वो कह रहा है जी कि उसका इतना हिस्सा 1/9, 2/11 एंड 3/7 पार्ट्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड सरफेस थी उससे आउटसाइड इतना ये बाहर रहा। अब सवाल क्या पूछता है, उनकी लिक्विड की डेंसिटी जो है, वो लिक्विड्स की डेंसिटी आपको बता रहा है कि वो रिस्पेक्टिवली D1, D2 एंड D3 है। अब वो कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले तो हम लिक्विड की डेंसिटी के बारे में समझते हैं। देखें जी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ा होगा। सिंपल सा, आपको मैंने जब ये लेक्चर दिए थे डेंसिटी वगैरह के बारे में, तो मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल दी थी वाटर की, और दूसरा मैंने आपको हनी की दी थी, शहद की। अब आपका वाटर जो है इसकी डेंसिटी कम होती है और हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है। कि इनके जो जिस चीज से भी, इनके वाटर जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कितनी है वॉल्यूम के लिहाज से उसके अंदर मौजूद, और इसी तरह हनी जिस चीज से मिलके बना है उसकी क्वांटिटी कितनी है एक मखसूस कह लें कि वॉल्यूम में। तो हनी बी की या शहद की जो है डेंसिटी ज्यादा होती है, हनी की जो शहद है। तो अब वो आप एक ही चीज है, फॉर एग्जांपल आप अपनी पेंसिल ले लें, कलम वगैरह या बॉल पेन वगैरह, उसको आप पानी के ऊपर रखेंगे तो वो नीचे डूब जाएगी। लेकिन अगर आप उसको शहद पर रखेंगे तो वो डूबेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें चीज आसानी से डिप नहीं करेगी, ज़ाहिर है उसका वजन एक जैसा है। अब वो कह रहा है जो भी लिक्विड दिया हुआ है और जो ऑब्जेक्ट है वो डिप जरूर हो रहा है, लेकिन उसके डिप होने की जो है लिमिट डिफरेंट है। 1/9 है, 2/11 है, 3/7 है। कि इतना इतना हिस्सा वो लिक्विड से बाहर रहता है अपर पार्ट में। जी, इतना इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, इसमें ये चीज समझनी जरूरी है कि ये वाली चीज जो है इसको मैथमेटिकल पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का, अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्लास 3 और 4 में मैथमेटिकली इस चीज को समझाया जाता है कि इसकी जो लिक्विड ये मैथमेटिकली है, अगर इसके हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, एलसीएम लेकर, या उर्दू में ये कह लें कि ज़ाफ़्का लेने के बाद अगर इनके हम डिनोमिनेटर सेम कर लें, मखरज कुनुंदा सेम कर लें, तो हमें ऊपर वाली वैल्यूज का कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। जी, उसके लिए हम क्या करेंगे इसका एलसीएम जब हम लेंगे 9, 11 और 7 का, तो वो हमारे पास क्या आता है,
जी, इसका जब हम एलसीएम या रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो 693 आता है। 693 आने के बाद जब हम इसको हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं जब इसका, तो ये सबसे पहले वाले का 7, ये नीचे आप देखेंगे ये चीज सेम आपकी तीनों की आ गई है। अब आपके लिए ऊपर वालों को कंपैरिजन करना आसान होगा। आप कंपैरिजन करें तो ये 77, इसको थोड़ा सा ये समझ लें कि ये थोड़ा सा उन्होंने ना सवाल को घुमा कर दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर अगर तो ये देखें ये चीज आई है, ये जो डिप करने का या ये मैथमेटिकल दिया हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का इतना हिस्सा डिप है या इतना इतना हिस्सा बाहर है। कि ऑब्जेक्ट का 77% जो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट लगा लें, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर कह लें, कि 77 मिलीमीटर जो है हिस्सा जो है वो लिक्विड से ऊपर है, इसका 126 मिलीमीटर हिस्सा लिक्विड से ऊपर है उस ऑब्जेक्ट का, और ये 297 मिलीमीटर हिस्सा जो है वो सतह से, लिक्विड की सतह से ऊपर है। अब ये पहले जो मैंने शुरू में आप लोगों को समझाया था कि आपका जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उतनी ही चीज कम डिप होगी, उतनी चीज कम डिप होगी या उसका ज्यादा हिस्सा बाहर रहेगा। तो अब ये देखें कि इसका इतना हिस्सा D3, ये लिक्विड 3 है, ये वाला 3/7, 297 मिलीमीटर हिस्सा बाहर है। इसका मतलब है कि ये लिक्विड गाढ़ा है और इसमें वो ऑब्जेक्ट सही तरीके से नीचे फ्लोट नहीं कर सका, उसका पोर्शन ज्यादातर हिस्सा बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो D3 है वो ग्रेटर है, आपके D3 की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर है। जी, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले को देख लें, D2 को। अब D2 जो है इसमें क्या है जी, आपका लिक्विड में ऑब्जेक्ट का 126% हिस्सा या 126 मिलीमीटर हिस्सा अबव है। इसका मतलब है कि ये इससे ये लिक्विड जो है सेकंड वाला D2 वाला लिक्विड की डेंसिटी जो है इससे कम है, इसकी डेंसिटी D2 की D3 से कम है। जी, नेक्स्ट देखते हैं कि D1 आ गया। अब D1 में 77% हिस्सा जो है वो अबव द सरफेस है लिक्विड से, या सरफेस से इतना ऊपर है, सिर्फ 77, और बाकी नीचे हिस्सा डिप कर चुका है लिक्विड में। इसका मतलब हुआ कि वो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि D1 सबसे जो लिक्विड है, यहाँ पर बात हो रही है डेंसिटी जो दी हुई है लिक्विड सरफेस इन लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी D1 D2 एंड D3, जिसमें जितना ज्यादा डिप हो गया, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो ये वाला ज्यादा डिप हो गया लिक्विड में, इस लिक्विड में उससे कम डिप हुआ है, उस लिक्विड में उससे कम डिप हुआ है कि ज्यादा हिस्सा बाहर रहा है। तो अब आपका D3 ग्रेटर है D2 से, और D2 ग्रेटर है D1 से, या ये कह लें कि D1 जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है D2 से, और D2 की डेंसिटी जो D3 से कम है। तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। जी, उम्मीद है कि इतने से आपको, यानी कि इतने की ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको इस सवाल का कंसेप्ट और इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक जो वर्कशीट है वो तालिब इल्मों ने कहा है कि जी वो उनको बिल्कुल समझ नहीं आई, अब उसको समझते हैं, वो भी फिजिक्स से रेलिवेंट ही है। जी, ये पहले मैं व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर दूं। जी, ये है जी वर्कशीट थी, वर्क पावर एंड एनर्जी, इससे रेलिवेंट टॉपिक था। तो सबसे पहले देखेंगे जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट विदर आर नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। कि आपने वर्क के बारे में जो कुछ जाना है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और बताएं कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं। जी, वर्क डन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है, W=F मल्टीप्लाई बाई F क्रॉस टी। जी, ये F और D आपके फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं।
अब इसमें ये चीज है कि आप सारा दिन फोर्स लगाते रहे, अगर आपका डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ, डिस्टेंस ही जीरो हुआ, तो उसको जितनी मर्जी फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, बेशक 1 लाख हो, तो आपका एंड रिजल्ट जीरो आएगा। ये कंसेप्ट आपको अब आपका जेहन में आ गया होगा, मैंने रिमाइंड करवा दिया, पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि आप बेशक 1 लाख हो, 1000 हो, 10 हो, जिससे भी आप जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एंड जो है वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। जी, अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहता है सीमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, कि सीमा जो है तालाब में तैर रही है, स्विमिंग कर रही है। तो अब कोई भी फीमेल है, वो अगर स्विमिंग कर रही है, तो वो ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, वो फोर्स लगा के मूव कर रही है, और वर्क डन हो रहा है, और डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी कोई ना कोई कवर कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ये आपका वर्क डन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है जी, बी अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। डंकी है जी, एक जानवर है, आपका छुपाया है कह ले कोई भी, उसके ऊपर आपका वेट पड़ा है। अब वो डंकी जो है वो फोर्स लगा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है। वो कह रहा है जी कि क्या कह रहा है जी, या डंकी इज कैरिंग अ लोड, कैरिंग है, लेके जा रहा है, तो ज़ाहिर है वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करवा रहा है और फोर्स भी लगा रहा है, तो फोर्स भी लग रही है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, ज़ाहिर है डिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि वर्क डन हो रहा है। उसके बाद है जी, आ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब आपका कुआं है जी, उसमें से पानी को बाहर निकाला जा रहा है किसी बकड़ के जरिए, किसी भी चीज के जरिए। तो अब वो पानी इस जगह मौजूद है, यहाँ से पानी को फोर्स लगाकर बाहर लेके आ रहे हैं आप कुएं से, तो इसमें भी वर्क डन हो रहा है, डिस्टेंस का हो रहा है जी। अब नेक्स्ट आ गया है जी, अ ग्रीन पार्ट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जी, अब आपका देखें जी, पौधे हैं, प्लांट्स वगैरह में आपका जो ग्रीन पार्ट है वो आपका फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहा है, वो फोर्स तो लगा रहा है, एनर्जी भी लॉस हो रही है, लेकिन आपके जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो तो मूव करके कहीं नहीं जा रहे, वो तो उसी जगह मौजूद है, मतलब कि डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब है कि वर्क डन नहीं हो रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है जी, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन जो है एक ट्रेन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो जब वो पुल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करवा रहा है, डिस्टेंस कवर करवा रहा है, कोई भी इंजन है जो उसको मूव करवा रहा है, तो उसमें डिस्टेंस हो रहा है, इंजन जो है फोर्स लगा रहा है, फोर्स से क्या हो रहा है, वो जो ट्रेन है वो पुल हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मतलब है कि वर्क डन हो रहा है। जी, नेक्स्ट चलते हैं, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। जी, सेल बोट कश्ती को कहा जाता है जिसके ऊपर आपकी वो ये क्लोज वगैरह की हेल्प से किया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, जब हवा वगैरह चलती है तो वो इसमें फोर्स लगती है, फोर्स लगने से आपकी जो बोट है वो मूव करती है, जब बोट मूव करेगी तो डिस्टेंस कवर करेगी, फोर्स किसके जरिए लग रही है, विंड के जरिए, इसका मतलब है कि इसमें वर्क डन हो रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीज। अब देखिए जी, मैग्नीट्यूड फोर अभी हमने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डी है। अब आपकी पहले फोर्स 5 न्यूटन थी, तो मल्टीप्लाई 5D हो गई आपकी वर्क डन, लेकिन वो अब वो कहता है जी मैग्नीट्यूड और फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दें, 5 की जगह 10 कर दें तो 10D हो जाएगा, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर करवाया उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो वर्क डन है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ने से इंक्रीज होगा। दूसरा है जी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड। जी, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, सेम फार्मूले को देखते हैं क्योंकि वर्क डन के बारे में बात हो रही है, तो F मल्टीप्लाई बाय डी। अब F को कांस्टेंट रखें कि 5 है, पहले डिस्टेंस आपका 5 कर लें, तो आपकी वर्क डन जो है 25 हो रही है, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 2 हो जाए और फोर्स आपकी 5 ही हो, तो आपका वर्क डन 10 हो रहा है, यानी कि वर्क डन कम हो गया। तो यही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो अमाउंट ऑफ वर्क पर क्या इशू होगा, तो आपका वर्क डन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जी, नेक्स्ट देखते हैं आप,
फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो स्टेट वेदर आर नॉट द वर्क इज डन, गिव रीजन आल्सो। कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी है। इस फार्मूले को ही आपने एफ क्रॉस डी, इस फार्मूले को ही देखना है कि डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। जी, एन एप्पल इज फॉलिंग ऑफ अ ट्री, एप्पल जो है दरख्त से नीचे गिर रहा है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है ना, वो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, वो नीचे गिर के आया है, नीचे गिरा है, तो इसलिए डिस्टेंस कवर हुआ है। इसका मतलब है कि फोर्स है। उसके बाद अ गर्ल इज पुशिंग अ बुक ऑन अ टेबल, एक गर्ल है, एक लड़की है जी, टेबल पर इस जगह पर बुक पड़ी है, वो उसको पुश कर रही है, धक्का लगा रही है, वो धक्का लगा के इस तरफ तक ले जाती है। अब धक्का लगा रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स भी है, और जब उसको पुश करेगी तो वो मूव कर जाएगा, डिस्टेंस कवर होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी वर्क डन होगा। फिर आ हॉर्स इज पुलिंग आ कार्ट, एक हॉर्स जो है वो पुल कर रहा है, खींच रहा है किसको जी, एक टोकरी को। हॉर्स जो है वो एक वही कोई चीज आ गई है, छुपाया जो है वो एक टोकरी को अपनी तरफ खींच रहा है। जब वो टोकरी को अपनी तरफ खींचेगा तो टोकरी में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा, और वो पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो फोर्स भी लग रही है। इसका मतलब है कि इसमें भी वर्क डन हो रहा है। सुनील इज रीडिंग अ बुक, जी अब वो बुक पढ़ रहा है जी सुनील, लेकिन वो सारा दिन बेशक बुक पढ़ता रहे, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो है। डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब कि वर्क डन नहीं हो रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अ मैन इज पुशिंग अ बॉल, जी एक दीवार है और एक इंसान उसको धक्का लगा रहा है। एक इंसान उसको धक्का लगा रहा है, लेकिन वो दीवार तो नहीं, उसमें कोई डिस्टेंस तो नहीं कवर होगा, दीवार तो कहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क डन जीरो है, डिस्टेंस जीरो होने की वजह से फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। वो चाहे सारा दिन ही जोर लगाता रहे, फोर्स जितनी मर्जी लगा दे, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, अ मैन इज होल्डिंग अ बकेट ऑफ वाटर, जी एक इंसान है जी, उसने एक बकेट पकड़ी हुई है, एक बाल्टी पकड़ी हुई है, वो पानी से भरी हुई है, लेकिन वो पकड़ कर खड़ा है, तो डिस्टेंस तो कवर नहीं हो रहा, कोई भी डिस्टेंस तो जीरो है आपका। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन नहीं हो रहा। अ कूली इज लिफ्टिंग अ लोड ऑन हिज हेड, लिफ्टिंग कर रहा है, अभी उसने अपने हेड पर रखा नहीं है, बल्कि वो नीचे से उठाकर अपने हेड पर रखने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो इधर से जमीन से उठाकर ऊपर लेके जाएगा, लिफ्टिंग कर रहा है, तो उस वक्त डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो फोर्स लगाकर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए उसमें वर्क डन हो रहा है। अ कैट इज फ्लाइंग ड्यू टू मूविंग एयर, हवा के मूव करने से कैट जो है वो फ्लाई कर रही है, इसका मतलब है कि वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। उसके बाद है जी, मैन इज क्लाइंबिंग द स्टेयर, जी एक इंसान है जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, वो यहाँ से मूव किया है, ऊपर तक गया है एक इंसान। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर हो रहा है और फोर्स भी लग रही है, तो वो वर्क डन हो रहा है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इन द एयर, एक बॉल जो है वो उसको फोर्स लगाकर हवा में उछाल दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस कवर हो रहा है, फोर्स लगाने से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो डिस्टेंस और फोर्स दोनों चीजें मौजूद हैं, तो वर्क डन हो रहा है। जी अब अगला सवाल है जी, व्हेन इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव, जी अगर आपका आंसर एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी जो है, ये इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, तो वो आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर नेगेटिव में आएगा तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। लेकिन ये कब आएगा? अब आप एफ क्रॉस डी इसको इक्वल करते हैं, तो ये किस चीज के इक्वल होता है? एफ डी,
एफ डी कोस थीटा के। जी एफ डी कोस थीटा। अब आपका कोस थीटा ये देखें जी, फोर्स आप लगा रहे हैं इसमें दे, ये फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये लास्ट में मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये बड़े क्लियरली समझाया था। देखिए अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और आपका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। और ये कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। जब आपका 90 डिग्री होगा तब आपका एफ डी कोस 90 डिग्री होगा, तो तब आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। नहीं तो अगर ये 180 डिग्री हो गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्टेंस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो देन आपका 180 की डायरेक्शन में आ जाएगा, फॉल करेगा और आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। State with reason whether the work done is following is positive or negative. जी work done by a man in lifting out of the well of a bucket tied by means of rope। जी ये देखें जी, ये वेल में से पानी निकाल रहा है, इधर पुली लगी हुई है। अब इंसान जो है इस डायरेक्शन में वो उसको पुल करके नीचे को खींच रहा है, फोर्स नीचे की तरफ को लग रही है और आपका वर्क डन ऊपर की तरफ को हो रहा है। डिस्टेंस कह लें कि ऊपर की तरफ को कवर हो रहा है और आपकी फोर्स नीचे वाली तरफ को लग रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव में आएगा। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस ए। इस केस में अगर वो कहता है जी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका वर्क डन हो रहा हो, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को लगती है और आप फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो तब भी आपका 180 डिग्री बनेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लिए हैं कि ये वाली चीज ये देखें कि आपकी फोर्स इस तरफ नहीं लग रही, ये फोर्स तो वर्क ही है लेकिन आपकी डिस्टेंस इस तरफ को कवर हो रही है। फोर्स आपकी ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, इस तरफ कोई कवर हो रही है, लेकिन हमने फोर्स और डिस्टेंस का एंगल देखना है, फोर्स और डिस्टेंस का। आप फोर्स ग्रेविटी की तरफ लगा रहे हैं, जमीन की तरफ ही लगा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। जी वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। जी वर्क डन हो रहा है इस पर, ये कुछ चीज स्लाइड कर रही है, तो ये सेम डायरेक्शन में है कि ग्रेविटी भी इस तरफ को खींच रही नीचे की तरफ को, और आपकी चीज जो है वो आपका डिस्टेंस भी इसी तरफ को जमीन की तरफ को ही कवर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। मजीद आप कैलकुलेट कर लें इसको, एफ डी कोस थीटा इसका एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो फिर आप एफ डी कोस थीटा के जरिए एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी ये देखें जी कि ये एक बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है, ये बॉडी मौजूद है और इसके ऊपर मूव कर रही है और इसको कोई खींच रहा है इस तरफ को। अब बॉडी जिस तरफ को खींची जा रही है उस तरफ को, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो ये भी पॉजिटिव में होगा उसका आंसर। Work done by a resistive force of air on a vibrating pendulum to to it bring bring it to rest। जी आपका पेंडुलम जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन आपकी हवा की फोर्स इस तरफ को है रेस्ट में लाने के लिए। जी अब आपका ये 180 का एंगल बन गया, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जी अब नेक्स्ट चलती हैं। जी ये डेफिनेशन वगैरह है, ये आप आसानी से कर लेंगे। ये जोल डिफाइन वन जोल एनर्जी। जी उसके बाद है जी एक्सप्लेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैन डू वर्क। जी मूव कर रही है, मूव कर रही है तो मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है। जब डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वो ज़ाहिर है मूव बिला वजह तो नहीं कर रही, उस पर कोई फोर्स लगी है तो वो मूव कर रही है, तो एफ डी दोनों चीजें मौजूद हैं, तो आपकी जो है क्रिकेट बॉल जो है वो वर्क डन कर रही है। फिर उसके बाद है स्ट्राइकिंग हैमर कैन डू वर्क। आपका जो हथौड़ा है, स्ट्राइकिंग हैमर,
तो वो जो जब किसी चीज से टकरा रहा है तो वो वर्क डन कर रहा है। उसके बाद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग कैन डू वर्क। जी, आपका एक स्प्रिंग है, उसको आपने क्या है जी, फोर्स लगाकर नीचे कर दिया है जी, और वो आपका वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा। जी, इसमें ये देखें कि थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखेंगे, इसको जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी शेप में आ जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा स्प्रिंग जो आपका होगा। जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसको नीचे की तरफ को घुसा देंगे तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जी कैन डू वर्क, वो वर्क कर सकता है। जी, वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क तो कर सकता है। अगर आप इस चीज को ऊपर से हटा दें तो ये वाली चीज जो है मूव करके वो स्प्रिंग दोबारा से अपनी असल हालत में आएगा, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब डिस्टेंस कवर होगा और वो फोर्स होगी, और लेकिन ये होगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये क्लास 10th के तालिब इल्म आसानी से समझ सकती हैं। जो स्प्रिंग का कंसेप्ट समझते हैं उसमें वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। उधर वो ये डिटेल से समझाई हुई है ये चीज उस लेक्चर में। तो ये आपका नेगेटिव में होगा लेकिन वर्क डन जरूर होगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। जी नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी अ मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क। जी, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो इसमें आप जो है मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें एनर्जी होती है। इसमें इसके लिए आपको फैन की एग्जांपल समझाई गई है कि फैन चल रहा है लेकिन अचानक से लाइट चली गई है, और लाइट जाने के बाद भी फैन मूव करता रहता है, तो वो साबित करता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी रखता है, और उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, ड्यू टू मूवमेंट जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो वर्क डन भी करवा रहा है। फैन काफी देर तक मूव करता रहता है। फिर दूसरा जी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एंड आइडेंटिटियल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। जी, इसमें भी ये बिल्कुल ठीक है। जो आपकी, अगर आपका फैन स्पीड से मूव कर रहा होगा, इसी को एक्सप्लेन कर दे मजीद कि अगर आपका फैन जो है वो आप उसकी जो है स्पीड ज़्यादा होगी और उसको बटन से बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट कर देंगे तो वो ज़्यादा वर्क करवा लेगा। लेकिन अगर वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो कम वर्क करवाएगा। जी, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, ड्राइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आप बुक से सोल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली आपको न्यूमेरिकल टाइप समझाया हुआ है। जी, उसके बाद है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। जी, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगी अगर इसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाए। तो ये फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपकी वेलोसिटी ट्रिपल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, 1/2 mv² है। तो जब आपकी ये वेलोसिटी, ये क्वांटिटी ट्रिपल कर दी जाएगी, पहले ये 2 थी, फिर ये आप इसको मल्टीप्लाई 3 कर दें तो ये आपकी 6 हो जाएगी। 6 का स्क्वायर लेंगे तो मैथ जो है आपका वो तो सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, और ट्रिपल का स्केयर लेने से बढ़ेगी। पहले आप ट्रिपल कर रहे हैं, उसके बाद उसका स्केयर भी लिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं।